आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से रोज की तरह नए विषयों पर मैं विचार डालूंगा। आज हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें सूरत विभाजन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन या कांग्रेस की फूट, 1911 का दिल्ली दरबार, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं, और 1916 का राष्ट्रवादियों का आंदोलन, होम रूलिंग आंदोलन। इन विषयों पर हम विचार रखेंगे। सबसे पहले सूरत अधिवेशन की घटनाओं का जिक्र किया था। 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश के ढाका में हुई और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी के तट पर हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष पद तय होना था और कांग्रेस की स्थापना से लेकर अभी तक कांग्रेस में दो विचारधाराएं साथ साथ चल रही थी, जिसमें एक नरमपंथी विचार थे और उसके समानांतर कार्य करने वाले गरमपंथी विचारधारा के लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे। दोनों में वैचारिक मतभेद पहले से ही था। विशेष रूप से बंग भंग विरोधी जो आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन को राष्ट्रवादी या गरमपंथी राष्ट्रव्यापी बनाना चाहते थे, लेकिन धर्मपंथी इस आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इस तरह से जो एक वैचारिक मतभेद था, बंग भंग विरोधी आंदोलन को लेकर पहले से ही चला आ रहा था। यह मतभेद उजागर या प्रत्यक्ष रूप से तब सामने आया जब कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ और धर्मपंथियों ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहा। इस बात को धर्मपंथियों ने बिल्कुल नहीं सुना और धर्मपंथियों ने कांग्रेस का अध्यक्ष रास बिहारी घोष को घोषित कर दिया। इस समय अधिवेशन के जो सभापति थे वो त्रिभुवन दास मालवी थे। रास बिहारी घोष के अध्यक्ष घोषित होने से आपस में दोनों वर्गों में लड़ाई झगड़े हुए, वातावरण काफी अभद्र हुआ, क्रोध और उत्तेजना का वातावरण बना। इससे कांग्रेस में फूट पड़ी। कांग्रेस के जो गरमपंथी नेता थे, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 1908 में नरमपंथी नेताओं ने इलाहाबाद में एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में कांग्रेस के लिए नया संविधान, नई नियमावली तैयार की। 1908 में ही कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन मद्रास में इस संविधान और नूतन नियमावली को अनुमति प्रदान कर दी गई और नए नियमों के तहत गरमपंथियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस तरह से कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरमपंथियों के कांग्रेस से बाहर होने से कांग्रेस की शक्ति कम हुई, कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी कम हुई। 1907 से 1916 तक का जो काल है,
ये भारत में प्रसुप्त राष्ट्रवाद का काल था। इस समय पर बिपिन चंद्र पाल ने राजनीति से संन्यास ले लिया। एक प्रमुख गर्मपंथी नेता थे अरविंद घोष, ये पांडिचेरी चले गए। लोकमान्य तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र किया और आरोप लगाकर उनको, राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल भेज दिया 6 वर्षों के लिए। यानी कांग्रेस के स्फूट का फायदा ब्रिटिश शासन ने उठाया। नरमपंथियों को प्रसन्न करने के लिए 1909 में 1909 में मार्ले मिंटे एक्ट पारित किया गया। इस मार्ले मिंटो अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ हुआ, जिसकी मांग 1906 में आगा खान ने शिमला में जाकर लॉर्ड मिंटो से किया था। तो मुस्लिम लीग की उस मांग को मूर्त रूप प्रदान कर दिया गया। मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता का बीजारोपण हुआ। इस कानून के माध्यम से अंग्रेजों ने दोहरा निशाना लगाया। एक तरफ तो नरमपंथियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश शासन ने भारत में सांप्रदायिकता का सूत्रपात कर दिया। कांग्रेस के विभाजन के बाद एनी बेसेंट ने इसे बेहद दुखद घटना की संज्ञा दिया। कांग्रेस से कमजोर और प्रसुप्त संगठन हो गया, जिसका पूरा लाभ ब्रिटिश शासन ने उठाया। तिलक को राजद्रोह की सजा हुई, लेकिन नरमपंथियों ने उसका कोई विरोध नहीं किया। अंग्रेजों के इस प्रायोजित षड्यंत्र को पूरा होने दिया। ये नरमपंथियों की बड़ी भूल थी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अंदर की कमियां थी, कमजोरी थी, ये सामने आई कि कांग्रेस के भीतर भी अनेक ऐसे नेता हैं जो स्वतंत्रता के लक्ष्य को लेकर कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि पद लोलुप हैं। इस समय अरविंद घोष ने संन्यास ग्रहण किया, पांडिचेरी गए और वहां अपना आश्रम बनाया और संपूर्ण जीवन फिर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के लिए संपूर्ण जीवन प्रयासरत रहे। जो प्रमुख गर्मपंथी नेता थे उसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सैयद हैदर मिर्जा थे। लोकमान्य तिलक जो थे, इन्हें असंतुष्ट भारतीयों का पिता कहा जाता था। चूंकि ये सर्वमान्य थे, इनका बड़ा जनाधार था, इसलिए इसे इन्हें लोकमान्य कहा जाता था। अंग्रेज इन्हें सबसे बड़ा राजद्रोही कहते थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन की नीतियों को खुलकर उजागर करते थे, उनका प्रखर विरोध करते थे, इसलिए अंग्रेजों की शब्दावली में राजद्रोही थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, लोकमान्य तिलक का 1856 में। स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने के लिए, सामाजिक एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण को जन्म देने के लिए इन्होंने ही 1893 में महाराष्ट्र से गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किया था। इन उत्सवों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक कम था, राष्ट्रीय ज्यादा था। इनका मानना था कि इस तरह के उत्सव आयोजित होंगे, समाज के सभी जाति वर्ग संप्रदाय के लोग एक जगह पर एकत्रित होंगे, उस समय पर उस स्थान पर सभी लोगों के बीच औपनिवेशिक शासन की कमियों को रखना, भारतीय हितों को बताना, यह आसान हो जाएगा। इस तरह से ये सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ और यह विभाजन 1916 में जाकर समाप्त हुआ। लेकिन इस दौरान देश की राजनीति प्रसुप्त हो गई, कांग्रेस एक प्रसुप्त संगठन हो गया। 1916 में एनी बेसेंट के प्रयासों से एक बार फिर गर्मपंथी कांग्रेस में शामिल हुए। 1916 में जो
गर्मपंथी कांग्रेस में शामिल हुए, इसके कुछ प्रमुख कारण भी थे। एक कारण यह था कि इतने लंबे समय में, लगभग 9 सालों में, जो पुराने विचार थे वो अप्रासंगिक और अर्थहीन हो चुके थे। फिर कांग्रेस के विभाजन के कारण राष्ट्रीय आंदोलनों में जो राजनीतिक प्रक्रिया थी वो मंद पड़ने लगी थी। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, इनका निधन हो चुका था, इसलिए कांग्रेस में इनका कोई विरोध नहीं था, गर्मपंथियों का बहुत ज्यादा। फिर लोकमान्य तिलक भी काफी उदार हुए। जैसे प्रारंभिक जीवन में ये बहुत ही उग्र विचारों के प्रवर्तक थे, लेकिन इनके विचारों में भी समय के साथ परिपक्वता आई, परिवर्तन आया, और इन्होंने भी कहा कि हम ब्रिटिश प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर हैं, ना कि ब्रिटिश शासन को हटाए जाने के। इन सारे कारणों से एनी बेसेंट ने प्रयास किया और एक बार फिर 1916 में गर्मपंथी कांग्रेस में शामिल हुए। और जब गर्मपंथी कांग्रेस में शामिल हुए तो एक बार फिर कांग्रेस में मजबूती आई। उस समय की जो परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों के बाद, विशेष तौर पर रोलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, मार्शल लॉ, इन सारी परिस्थितियों के बाद सारे राष्ट्रीय विचारों के प्रवर्तक नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर फिर स्वतंत्रता आंदोलनों को गति दी। उसके बाद 1911 दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार जो था, ये राज्याभिषेक का उत्सव था। भारत में समय समय पर ब्रिटिश महाराजा और रानी का राज्याभिषेक होता था, और ऐसे राज्याभिषेक के जो उत्सव हैं, दरबार हैं, दिल्ली में 3 बार आयोजित हुए। पहली बार 1877, ये पहला दिल्ली दरबार था। इसे उद्घोषणा दरबार भी कहते हैं, क्योंकि यह शासन द्वारा आधिकारिक था। और इस दरबार में ही महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित हुआ। इस दरबार में एडवर्ड सेवन एवं महारानी अलेक्जेंड्रा, इनका राज्याभिषेक हुआ। और जो सबसे ज्यादा चर्चित है, महत्वपूर्ण है दिल्ली दरबार, वो थर्ड दिल्ली दरबार था। 1911 में दिल्ली में आयोजित हुआ। इस दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी क्वीन मेरी, इनका राज्याभिषेक हुआ। दिल्ली दरबार में कुछ उद्घोषणाएं भी की गई। प्रमुख उद्घोषणा थी नंबर 1 कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है। दूसरी उद्घोषणा थी भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है और दिल्ली को राजधानी बनाने का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारण बताया गया। तीसरी उद्घोषणा थी असम के साथ सिलहट को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया और बंगाल से पृथक करके बिहार एवं उड़ीसा को नए प्रांत बनाए गए। यह दिल्ली दरबार का आयोजन था। इसी समय 1912 में जो वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग, जब वो दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे,
अपने वंश के साथ, पूरे परिवार के साथ, तो उन पर बम फेंका गया। क्रांतिकारियों ने बम फेंका। जब बम फेंका गया तो लॉर्ड हार्डिंग घायल हुए और उनका महावत मारा गया। इस क्रांतिकारी घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया, अमीर चंद, भाई अवध बिहारी लाल, भाई बाल मुकुंद, इन सारे क्रांतिकारियों को मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई, मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद 20वीं शताब्दी का शुभारंभ एक वैश्विक समस्या से हुआ, जो कि साम्राज्यवादी युद्ध था। और यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के द्वितीय दशक में 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को, भारत की आर्थिक राजनीतिक दशाओं को भी प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध था। यूरोप के देश अपने आपसी हितों के लिए लड़ रहे थे। इन हितों में कहीं भी वैश्विक सभ्यता, मानव कल्याण या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश का भला हो, इस तरह का कोई भी हित सन्निहित नहीं था। यह आपस में महाशक्तियों का टकराव था और यूरोप की महाशक्तियां आपस में दो गुटों में बढ़ गई थी, दो समूहों में बढ़ गई थी। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, इटली, और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये प्रमुख देश थे। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय भारत में राष्ट्रवाद की गतिविधियों को काफी गति मिली। क्रांतिकारी आंदोलन काफी सक्रिय हुए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाद में जर्मन का चांसलर बना हिटलर, वह एक सामान्य सैनिक था। जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हारा और 1919 में जर्मनी के साथ आपत्तिजनक संधि की गई, उसके बाद हिटलर एक सामान्य सैनिक से जर्मनी का चांसलर बना 1932 में। उसने एक अपना संगठन बनाया, पार्टी बनाई, नाजीवाद। और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें तात्कालीन कारण और युद्ध के अनेक कारण थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जर्मनी के चांसलर हिटलर की अपनी आत्माभिमान, देशभक्ति भी एक बड़ा कारण था। कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध का बदला, देश के आत्मगौरव की रक्षा करना भी एक उद्देश्य था। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में फिर युद्ध किया। हिटलर की प्रसिद्ध उसकी आत्मकथा है मीन कैंप। ये पढ़ने योग्य पुस्तक है, परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। इस पुस्तक को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बात प्रथम विश्व युद्ध की कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय शक्तियां विभाजित हुई। उस समय भारत में राष्ट्रवाद की गतिविधियां बढ़ी, क्रांतिकारी आंदोलन मजबूत हुए। इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एक्सविथ ने कहा कि भारत की समस्याओं को हम नए सिरे से जानने का, अध्ययन करने का, मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। 1916 में 1916 ईस्वी में चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय बन के आया और चेम्सफोर्ड ने घोषणा किया कि ब्रिटिश शासन का मुख्य लक्ष्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना का
भारतीय मानव संसाधनों का प्रयोग ब्रिटिश शासन बहुत ही बुद्धिमानी से करना चाह रहा था। इसलिए ब्रिटिश शासन की ओर से अनेक उदारवादी सकारात्मक संदेश आने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो भारत के किसी भी राजनीतिक दल ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी ने, रजवाड़ों ने, किसी ने भी इस साम्राज्यवादी युद्ध का विरोध नहीं किया, सभी ने समर्थन किया। और तो और महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक जैसे राष्ट्रवादी देशभक्त नेताओं ने भी इस युद्ध का समर्थन किया। महात्मा गांधी तो उस समय दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, और लौटने के बाद युवाओं को आह्वान किया कि बड़ी संख्या में युवा सेना में शामिल हों, देश के लिए लड़ें, देश के लिए शहीद हों। अनेक विद्वानों ने तो गांधी को ब्रिटिश सेना का सर्जेंट भी कह दिया। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं से पूछे बगैर, कांग्रेस से चर्चा किए बगैर, यहां के स्थापित नेतृत्व से अनुमति लिए बगैर ब्रिटिश शासन ने भारतीय सेना को, भारत को प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया और बड़ी संख्या में हमारे सैनिक शहीद हुए। इसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं को कहीं भी आत्मसम्मान में गहरा धक्का लगा हो, ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि भारत के जो प्रमुख राजनीतिक दल थे, जिनको जन समर्थन प्राप्त था, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनसे एक बार औपनिवेशिक शासन को, ब्रिटिश शासन को सलाह मशवरा करना था और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में सेना को शामिल करना था। तो एक तरफ तो शासन ने भी कोई सलाह मशवरा नहीं किया, और दूसरी तरफ यहां के स्थापित दल और नेतृत्व ने भी ब्रिटिश शासन का विरोध करना तो छोड़ दिया जाए, ब्रिटिश शासन का प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन किया। इस युद्ध से भारत का काफी नुकसान हुआ। लेकिन हमारे देश में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, जो 19वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गए थे, उन क्रांतिकारी आंदोलनों ने, क्रांतिकारी नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन नहीं किया, और बल्कि इसे अवसर मानकर क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि क्रांतिकारियों का साधन हिंसात्मक था, अत्यधिक देशभक्ति वाला था, इसलिए क्रांतिकारियों को देश और समाज का बड़ा समर्थन प्राप्त नहीं था। इस तरह से मैंने प्रथम विश्व युद्ध को समझाने का, भारत में उसके प्रभाव को बताने का प्रयास किया। इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण, या प्रथम विश्व युद्ध से जो दुष्प्रभाव सामने आए, उस दुष्प्रभाव के कारण भी होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो मैं चर्चा करूंगा लखनऊ समझौता 1916। तो 1916 में दो बड़ी घटनाएं हुई। सूरत में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ, उसमें जो गर्मपंथी कांग्रेस से बाहर हुए, उन्हें एनी बेसेंट के प्रयासों से एक बार फिर मिला लिया गया। इससे कांग्रेस में दम आई। जो राजनीति, राष्ट्रीय विचार, आंदोलन प्रसुप्त हो चुके थे, उनमें जनशक्ति का संचार हुआ। दूसरा लखनऊ समझौता था। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाला एक समझौता था, जो 1916 में लखनऊ में संपन्न हुआ। इस समझौते में तिलक, एनी बेसेंट, जिन्ना, इन लोगों ने काफी प्रयास किया। इसका बीजारोपण 1915 में ही हो गया था। 1915 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ,
और उस अधिवेशन में जो भी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए, सारे के सारे। और कांग्रेस का अधिवेशन भी मुंबई में ही हुआ। इनके बीच निकटता बढ़ने लगी। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और जो लीग कांग्रेस के निकट आई, इसके लिए कुछ कारण उत्तरदायी थे। इसके लिए कुछ कारण उत्तरदायी थे। पहला कारण तो बड़ा उत्तरदायी ये था कि ब्रिटिश शासन ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बंगाल विभाजन रद्द होने के कारण जो लीग थी कांग्रेस के निकट आई। दूसरा कारण था इटली और टर्की का युद्ध हुआ। उस युद्ध में ब्रिटेन ने इटली का साथ दिया, टर्की का साथ नहीं दिया। और टर्की का जो खलीफा था वो संपूर्ण विश्व के मुसलमानों का धर्मगुरु था। इसलिए भी लीग कांग्रेस के निकट आई। फिर मुस्लिम लीग में अनेक मुस्लिम युवा नेताओं का प्रवेश हुआ जिनके विचार राष्ट्रवादी थे, जैसे अली बंधु, मोहम्मद अली, शौकत अली। इनके आने से लीग के भीतर राष्ट्रीय विचारों का काफी प्रचार प्रसार हुआ। जो अलीगढ़ का राजनीतिक संप्रदाय था जो अति कट्टरता पर आधारित था, जिसमें देश प्रेम कम और मुस्लिम कट्टरता का प्रभाव ज्यादा था, उस अलीगढ़ राजनीतिक संप्रदाय से इस समय का जो युवा मुस्लिम वर्ग था वो बाहर आया और उसने देश के बारे में सोचना प्रारंभ किया। जैसे अभी हाल में हम देख रहे हैं, जमाती पूरे देश में उत्पात मचा रहे हैं और राष्ट्र को संकट में डाल रहे हैं। उनकी कट्टरता से कई लोग भ्रमित भी हैं। इसी तरह अलीगढ़ का जो राजनीतिक संप्रदाय था वो बहुत कट्टर संप्रदाय था। इस समय के जो युवा मुसलमान थे उन्होंने समझने का प्रयास किया, राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत होकर उन्होंने राजनीति प्रारंभ किया। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी शासन ने जो अत्याचार किया था उससे मुसलमानों में भय का वातावरण था। अनेक मुसलमानों को नजरबंद भी किया गया था। अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, हुसन मोहानी। फिर अबुल कलाम आजाद का जो पत्र था अल हिलाल, मोहम्मद अली जिन्ना का जो पत्र था कामरेड, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरह की जो ब्रिटिश शासन की कार्यवाहियां थी, दबाव था, इससे भी मुस्लिम समाज असंतुष्ट हुआ और इन सारे कारणों से जो मुस्लिम लीग थी यह कांग्रेस से संपर्क में आई। संयोग से दोनों का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, 1916 का भी और 1915 का दोनों का अधिवेशन मुंबई में हुआ। इन परिस्थितियों का लाभ भी दोनों दलों को मिला। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौते की प्रमुख शर्तें थीं, उन शर्तों में पहली शर्त थी कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी और उत्तरदायी शासन की स्थापना का दोनों दलों ने समर्थन किया। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त थी मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था प्रदान की जाएगी, जिसका प्रावधान 1909 के
मार्ले मिंटो अधिनियम में किया गया था। तीसरे समझौते की शर्त थी कि प्रांत की विधायिकाओं में, असेंबली में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। और शर्त यह थी कि केंद्र की व्यवस्थापिकाओं में कुल निर्वाचित संख्या का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा। फिर अगली शर्त यह थी कि यदि किसी विशेष संप्रदाय का व्यक्ति किसी प्रस्ताव को जो किसी संप्रदाय विरोध के हितों को प्रभावित करता है, यदि वह प्रस्ताव 3/4 सदस्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है तो उस प्रस्ताव को पास नहीं किया जाएगा। इस तरह से दोनों दलों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति का परिचय दिया। समझौते के बाद दोनों दलों ने स्वशासन और स्वराज को लेकर संयुक्त साझा कार्यक्रम बनाए, जिसे नाम दिया गया कांग्रेस लीग संयुक्त कार्यक्रम। आपस में मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ने लगे। हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। आंदोलनों को बल मिला। यह समझौते की उपलब्धि थी। लेकिन समझौते का हम यथार्थ वस्तुनिष्ठ निरपेक्ष यदि हम मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि समझौते में कांग्रेस ने एक बड़ी ऐतिहासिक भूल की। यह समझौता भारत के इतिहास की बड़ी भूल है। इस भूल के कारण 1916 से लेकर आज तक इसका दुष्परिणाम देश को देखने को समय समय पर मिलता है। कांग्रेस की बड़ी भूल यह थी कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के उस दावे को प्रमाणित कर दिया जिसमें मुस्लिम लीग कहा करती थी कि हम मुसलमानों की एकमात्र संस्था है। वो कैसे प्रमाणित किया कर दिया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार करके। सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार करने का मतलब यह था कि भारतीय मुसलमानों का हित केवल मुस्लिम लीग पूरा कर रही है, जबकि मुसलमान तो कांग्रेस में भी थे। कांग्रेस किसी जाति आधारित, धर्म आधारित समूह या संगठन का समर्थन नहीं करती थी, इसलिए कांग्रेस को इस मांग को स्वीकार नहीं करना था। कांग्रेस को यह कहना था कि भारतीय मुसलमानों की चिंता मुस्लिम लीग से कहीं अधिक कांग्रेस को है। यदि यह समझौता नहीं होता और कांग्रेस उस समय के जो राष्ट्रवादी युवा मुस्लिम नेता थे उनको समझाने में कायम होती तो आज देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक बड़ी ताकत मिलती, एक बड़ा बल मिलता। वस्तुतः इस समझौता से तात्कालीन कुछ परिणाम सामने आए। दो दल साथ में आए, देश की एकता बढ़ी। लेकिन इस समझौते ने देश के दूरगामी परिणाम की अनदेखी कर दिया, और वह दूरगामी दुष्परिणाम था भारत का विभाजन। वास्तव में लखनऊ समझौते ने भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार की। लखनऊ समझौते के बाद मुस्लिम लीग, कांग्रेस और भारत के अनेक अन्य मुस्लिम वर्ग के नेता लगातार सांप्रदायिक होते गए। राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय विचार ये पीछे छूटते गए। संप्रदाय, कौम, कौमी एकता ये प्राथमिक होते गए।
इस तरह से भारत के इतिहास का एक बड़ा अदूरदर्शितापूर्ण और असफल समझौता था यह लखनऊ समझौता। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो होम रूल लीग आंदोलन है। तो कांग्रेस के विभाजन के बाद कांग्रेस एक कमजोर संगठन के रूप में कार्य कर रहा था। देश की राजनीति उदासीन हो चुकी थी। कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन देश में नहीं चल रहा था। इन परिस्थितियों में प्रसुप्त राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलनों में शक्ति का संचार करने के लिए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया जिसे होम रूल लीग आंदोलन कहा जाता है। साथियों, एनी बेसेंट भारत की नहीं थी। 1893 में ये आयरलैंड से आई थी, आयरिश महिला थी। और आयरलैंड में भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। वहां पर एक आंदोलन चल रहा था होम रूल लीग आंदोलन, जिसका नाम था सीम फैन। उस सीम फैन की प्रेरणा से एनी बेसेंट ने भारत में भी होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन को प्रारंभ किए जाने के लिए कुछ कारण उत्तरदायी थे, कुछ महत्वपूर्ण कारक थे। प्रत्येक आंदोलन के लिए कुछ कारण उत्तरदायी होते हैं और सामान्यतः वो कारण अतीत के होते हैं। किसी भी आंदोलन की पृष्ठभूमि अतीत में होती है। अतीत के कार्यों में जो भी असंतोष होता है, उन असंतोषों का परिणाम आंदोलन होता है। तो होम रूल लीग आंदोलन जो प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, इसके लिए कुछ कारक उत्तरदायी हैं, कुछ कारण उत्तरदायी हैं, कुछ रीजंस थे। उसमें पहला कारण था मार्ले मिंटो कानून से लोगों का मोह भंग होना। जो मार्ले मिंटो कानून आया था, नरमपंथियों को प्रसन्न करने के लिए लाया गया था। इस कानून से देश का नुकसान हुआ, विभाजनकारी तत्वों का समावेश हुआ, इसलिए हम जो हमारे देश का राजनीतिक नेतृत्व था वह संतुष्ट था। दूसरा बड़ा कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध से स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन अपने अपने हितों के लिए कार्य कर रहा है और उसे भारतीय हितों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तीसरा कारण था कि 1914 में 1914 में लोकमान्य तिलक कारावास से बाहर आ गए और वो सक्रिय तौर पर स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय हो गए लगातार। फिर स्वशासन की स्थापना, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना, यह भी एक कारण था। प्रसुप्त राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना, स्वदेशी का प्रयोग एवं विदेशी के बहिष्कार के लक्ष्य को प्राप्त करना, इन अनेक कारणों से भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूना के निकट बेलगांव में इस आंदोलन का प्रारंभ करते हुए लोगों से आह्वान किया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एनी बेसेंट ने भी मद्रास के निकट अड्यार में अखिल भारतीय होम रूल लीग सभा का गठन किया
और उस अड्यार मद्रास को इस आंदोलन का मुख्यालय बनाया। शीघ्र ही आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में ही पहुंचने लगा। तिलक ने महाराष्ट्र और मध्य भारत, एनी बेसेंट ने शेष भारत में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया। तिलक से एनी बेसेंट का आंदोलन ज्यादा विस्तृत था, व्यापक था। पूरे देश में जगह जगह होम रूल लीग संस्थाएं स्थापित की गईं। बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी इसके सदस्य बने। देश ही नहीं, देश के बाहर भी भारत के आंदोलन की प्रेरणा से अनेक देशों में भी इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। जैसे लंदन में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ हुआ और वहां इस आंदोलन के महासचिव बनाए गए ग्राहम पाल। वहां पर बड़ी संख्या में पोस्टर बांटे गए, व्हाट इंडिया वांट्स, ऐसा लिखकर। इसी समय पर लाला लाजपत राय अमेरिका में थे और उन्होंने अमेरिका में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संपूर्ण देश में आंदोलन को गति दी गई, आंदोलन का वातावरण तैयार किया गया। एनी बेसेंट के पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तिलक के पत्र मराठा और केसरी, मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था। इन सारे पत्र पत्रिकाओं ने, अखबारों ने संपूर्ण देश में शासन विरोधी वातावरण तैयार करने का कार्य किया। फिर ब्रिटिश शासन ने इस आंदोलन के दमन के लिए हर संभव प्रयास किया, पुलिस प्रशासन का सहारा लिया। एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनी बेसेंट के साथ में और भी कई लोग थे, सुब्रमण्यम भारती, बीपी बाडिया, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग भी इस आंदोलन में समर्थन में थे। एस सुब्रमण्यम ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। लोकमान्य तिलक इसके बावजूद भी आंदोलन स्वतः स्फूर्त रहा। लेकिन इसी समय 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया, कि भारत में क्रमिक रूप से संवैधानिक विकास करेगा और जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन का एक बड़ा उद्देश्य, बड़ी मांग यह थी जो भारत सचिव ने आश्वासन दिया। इस कारण से एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को वापस ले लिया और दिया, जबकि तिलक का मानना था कि आंदोलन को अभी और जारी रखा जाए, और इस तरह से आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन में कुछ बड़े परिणाम भी सामने आए, देश की राजनीति में उसका प्रभाव देखा। प्रभाव यह था कि होम रूल इस लोकप्रियता के कारण नरमपंथियों की प्रतिष्ठा कम हुई, राष्ट्रवादियों की प्रतिष्ठा बढ़ी, और साथ ही साथ एक बार फिर गर्मपंथियों अथवा राष्ट्रवादियों को कांग्रेस में प्रवेश मिला। कांग्रेस जो कि मृतप्राय संगठन हो गया था, बहुत ही कमजोर संगठन था, उसमें एक बार फिर शक्ति और चेतना का संचार हुआ। ब्रिटिश शासन नवीन कानूनों के लिए, नवीन योजनाओं के लिए, नवीन प्रशासनिक सुधार लागू करने के लिए बाध्य हुआ। एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया।
इनका कद काफी बढ़ गया और ये भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट जेल में थी और तिलक इस आंदोलन को जारी रखने के पक्ष में थे, लेकिन इसी समय तिलक भी लंदन चले गए। उसका कारण था वैलेंटाइन चिरोल। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है वैलेंटाइन की, इंडिया अर्नेस्ट। तो वैलेंटाइन चिरोल के विरोध में, वैलेंटाइन चिरोल के ऊपर तिलक ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय लिया था। इस कार्य से लंदन चले गए। इन सारे कारणों के बावजूद भी, होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो उसके बावजूद भी, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय विचारों को एक व्यापक स्वरूप प्रदान किया, व्यापक क्षेत्र प्रदान किया। भारत की और कांग्रेस की प्रसुप्त ठंडी पड़ी राजनीति में एक नई शक्ति, नई प्रेरणा और नई चेतना का संचार किया, जिससे आगामी स्वतंत्रता आंदोलनों को बल मिला। ये प्रथम विश्व युद्ध का भी समय था और मैंने बताया कि कांग्रेस सहित सारे जो राजनीतिक दल थे, राष्ट्रवादी नेता थे, क्रांतिकारियों को छोड़कर, वो ब्रिटिश युद्ध में ब्रिटिश शासन के साथ थे। और जो प्रथम युद्ध था, जो ब्रिटेन का युद्ध चल रहा था, इससे उनका ही फायदा था, इसमें भारत का कोई हित नहीं था, भारत का नुकसान ही हुआ। और इसी समय पर क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ी, और जब क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी तो उनका दमन करने के लिए आंदोलनकारी गतिविधियों से संबंधित जो विशेषाधिकार हैं उनको सीमित करने के लिए सरकार एक रोलेट एक्ट लाई। उस रोलेट एक्ट का देश में विरोध हुआ। उसकी पृष्ठभूमि में जलियांवाला बाग हत्याकांड का जन्म हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अनेक राष्ट्रवादी नेता और उदारवादी नेता, जो अंग्रेजों को कुछ लोग न्यायप्रिय सच्चा मानते थे, उसमें गांधी भी शामिल थे, ये सब संगठित हुए और एक संगठित शक्ति का प्रयोग करते हुए 1919 से 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रयास हुए। उन प्रयासों में अनेक सकारात्मक परिणाम भी आए, प्रयास भी ताकत से किए गए, लेकिन उन दौरान, स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान कुछ कमियां भी हुई, कुछ निर्णय भी गलत हुए, जिसका परिणाम भी देश को दिखा। तो आज समय हो रहा है, तो रोज की तरह मैंने कुछ विषय रखे, आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसा विचार करता है, वैसा कार्य करता है और वैसा बन जाता है। अनेक विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने यह भी कहा है कि व्यक्ति अपनी आदतों का दास होता है। तो व्यक्ति की आदतें कैसी होंगी? तो व्यक्ति जैसे विचार करेगा, जैसे कार्य करेगा, उन कार्यों से, उन विचारों से उसकी आदतों का विकास होगा। और व्यक्ति जिन परिस्थितियों में कार्य करेगा, व्यक्ति को कार्य करने की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक। ये परिस्थितियां व्यक्ति के आचरण में दिखाई देती हैं। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के विचार और आदत अलग अलग होते हैं। किसान, मजदूर, चिकित्सक, नौकरशाह, व्यापारी, राजनेता, क्योंकि सबके कार्य पद्धति और कार्य करने का जो पर्यावरण है वो सबका अलग अलग होता है। तो हमारा जो विषय है वो नौकरशाह का, वो ब्यूरोक्रेट्स बनना है। तो ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए आपके आसपास का वातावरण
आपका मित्र मंडली, आपका परिवार, आपकी क्लास का एटमॉस्फेयर, आपके कॉलेज का एटमॉस्फेयर, आपकी यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर। तो हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी या परिवार के एटमॉस्फेयर को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा क्या जो नौकर साहब बनने की तैयारी की जो प्रक्रिया है उसमें जो अपेक्षित नॉर्म्स हैं वो हमारे अंदर से प्रकट हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पद का वर्णन नहीं करता है, बल्कि पद व्यक्ति का वर्णन करता है। जो व्यक्ति जिस पद के योग्य होता है, अब कोई भी व्यक्ति किसी पद के योग्य कैसे बनेगा, तो जैसा वो कार्य करेगा, जैसा वो विचार करेगा, जैसा वो सोचेगा, वो सारी बातों के कारण व्यक्ति का जो मनोभाव है, कार्य करने का ढंग, बोलने का ढंग, विचार करने का ढंग, उसमें दिखने लगेगा। और हर पद के कुछ अपेक्षित सामाजिक प्रतिमान होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, और जब वो वैल्यूज को, उन नॉर्म्स को व्यक्ति फुलफिल कर लेता है तो वह पद व्यक्ति को खुद सेलेक्ट करता है। इसे पद के वर्ण का सिद्धांत भी कह सकते हैं, पोस्ट सिलेक्शन थ्योरी। क्योंकि केवल मेहनत करने से कभी भी कोई भी पद या लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मेहनत के साथ साथ और भी कुछ सहायक या निर्णायक बातें होती हैं जिनकी चर्चा मैंने कई बार किया। मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सफल कुछ थोड़े से लोग होते हैं। कलाम जी कहते हैं व्यक्ति को बड़े स्वप्न देखना चाहिए, और कलाम जी ये भी कहते थे कि स्वप्न वो नहीं है जो सोते हुए बंद आंख से देखे जाते हैं, बल्कि स्वप्न वो हैं जो खुली आंख से देखे जाते हैं और व्यक्ति को सोने नहीं देते। तो मित्रों, स्वप्न बड़े देखिए, लेकिन स्वप्न देखने के साथ साथ उन स्वप्नों को धरातल में उतारने के लिए नियोजित परिश्रम करिए। स्वप्न देखने के लिए हैं, स्वप्नों में जीवन को जीना नहीं है। कई बार हम डे ड्रीम्स देखते हैं, दिव्य स्वप्न, पुस्तक, किताब, लेकिन हमारा दिमाग यहां वहां विचरण कर रहा है। हम जिस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, या पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। बड़ा सा बंगला, गाड़ी, नेम फेम, रुतबा, और हम अपनी पढ़ाई से हट जाते हैं। हमारा जो पढ़ाई पे बहुत मन नहीं लगता, बस हम सोचते रहते हैं। तो स्वप्नों में जीवन को जीना नहीं है, उन स्वप्न को जीवन में साकार करना है। इसलिए साथियों, बड़े स्वप्न देखिए, और स्वप्न जब बड़े होंगे तो बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बड़ी सोच रखना पड़ेगा, बड़े प्रयास करना पड़ेंगे। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। यदि मेहनत सही है, प्रयास सही है, प्लानिंग सही है, तो निश्चित तौर पर बड़े स्वप्न भी साकार होते हैं। हमारे कई बार सुना और कई बार उनकी पुस्तकों में पढ़ा भी, तो बोला करते थे कि हमेशा बोलते भी हैं कि जब आपके मन से हो तो अच्छा, और आपके मन से ना हो तो भी और भी अच्छा, क्योंकि तब ईश्वर के मन से होता है, ईश्वर की इच्छा से होता है, और ईश्वरीय इच्छा से जो भी होता है वो कभी गलत नहीं होता है। तो शायद अमिताभ बच्चन एक हर व्यक्ति के लिए पसंद के व्यक्ति हैं नहीं, लेकिन सफल व्यक्ति तो हैं, और उनका इस एक तकिया कलाम है, और इस वाक्य से काफी ताकत मिलती है। इसलिए हम बेहतर करने का सोचें, बेहतर करने का प्रयास करें, अच्छे से अच्छे के लिए तैयार रहें, और यदि अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है, तो उसको भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखें। इसलिए महत्वाकांक्षी ना बनकर आशावादी बनिए। अब चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं आशावाद और महत्वाकांक्षा को समझा नहीं पाऊंगा। हालांकि दोनों बहुत बारीक सा अंतर है। कई बार हम आशावादी व्यक्तित्व को ही महत्वाकांक्षी मान लेते हैं, तो महत्वाकांक्षी कभी मत बनिए। हालांकि आज जो मोटिवेटर हैं
या जो भी सफल लोग हैं बोलते हैं महत्वाकांक्षी बने बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो मैंने महत्वाकांक्षी के स्थान पर एक बड़ा अच्छा शब्द दिया रखा, आशावाद। तो महत्वाकांक्षी बनने से हमारे कई नुकसान हैं, लक्ष्य मिले तो भी नुकसान है और लक्ष्य ना मिले तो भी नुकसान है। इसलिए महत्वाकांक्षी से ही मिलता जुलता एकदम लगा हुआ शब्द है आशावादी। तो आशावादी बनिए, आशावादी बनकर एक अच्छी दिशा में प्रयास करिए। और मैं एक बार फिर ऐसी उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि मैं आपके लिए प्रतिदिन 1 घंटे लाइव आता हूँ, अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ। और अभी चूंकि गुरुकुल ICS मेरा कोचिंग संस्थान बंद है, तो समाज में, समाज के युवाओं के लिए, वो किसी वर्ग के हो सकते हैं, मतलब कॉलेज के हो सकते हैं, स्कूल के हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, तो जो मेरे पास है बड़ी मात्रा में, वो मैं इस विषम परिस्थिति में समाज को, देश को देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रयास में आप सबका सहयोग है, आप सब मेरे साथ हैं, मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं, मुझे आप सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए आपका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बस इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।